कुर्सी के पीछे की तरोताजा खबर में आपका स्वागत है। बादशाह की टटेरी कंट्रोवर्सी, क्या बादशाह जाएंगे सलाखों के पीछे? असल में कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि 1 मार्च 2026 को एक गाना आया टटेरी। बादशाह के जिस तरह लिरिक्स रहते हैं, हनी सिंह के जिस तरह लिरिक्स रहते हैं, वैसे ही इसके लिरिक्स थे। चीप, वल्गर, घटिया, महिलाओं के लिए शर्मनाक, महिलाओं को नीचे दिखाते हुए, जो कि आम जिंदगी में वो प्रयोग करते हैं हम डीजे और पब्स में, और खूब मौज मस्ती से उन पर नाचते हैं। तो आज इनके गानों पर कंट्रोवर्सी क्यों, जबकि 1 सालों से हम एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, खूब नाचते हुए आ रहे हैं, खूब गाते हुए आ रहे हैं। टटेरी सॉन्ग 1 मार्च 2026 को लॉन्च हुआ। शब्द कुछ इस प्रकार हैं। बादशाह टोली चढ़ाने, इन सब की घोड़ी बनाने। क्या मतलब है इन शब्दों का, ये खुद बादशाह ही जान सकते हैं और समझने वाले जान सकते हैं। आपत्तिजनक शब्द हैं, घटिया शब्द हैं, घटिया सोच से लिखे हुए हैं, पर ये कोई आज इनकी कोई नई सोच नहीं है। हनी सिंह, बादशाह जैसे लोग ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और ऐसे ही लोग इसे एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। औरतों को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया है। वीडियो में यंग लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म में हैं, छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया गया है। क्या दिखाना चाहते हैं बादशाह, ये बादशाह ही जान सकते हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन बहुत ज्यादा गुस्से में है। ट्विस्ट ये है कि सम्मन भेजने के बावजूद भी बादशाह कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुए। 13 मार्च की डेडलाइन थी और अब बादशाह को अरेस्ट हो जाना चाहिए, पर किन्हीं राजनीतिक कारण से वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। पुलिस को ऑर्डर किया गया है कि बादशाह को अरेस्ट करो और पासपोर्ट सीज करो। एफआईआर रजिस्टर हुई है पंचकुला साइबर क्राइम में। आजकल आपको पता है नए नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बन गए हैं, पूरी कार्रवाई की जा रही है। बीएनएस सेक्शन 296 में केस रजिस्टर किया गया है। मतलब कंटेंट को लीगली ऑफेंसिव और इनडिसेंट बताया गया है। माना जा रहा है कि बादशाह ने इंस्टाग्राम पे गिरफ्तारी से बचने के लिए अपॉलॉजी भी दी है, आप सुन ही सकते हैं। उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। बट क्या ये अपॉलॉजी काफी है? किसी का मर्डर करके और ढेरों गलतियां करते हुए जो वो इतने सालों से आ रहे हैं, उसके बाद माफी मांगना क्या सिर्फ बहुत रहेगा? क्या कोई भी आदमी गलती करके केवल माफी मांग के निकल सकता है? क्या इतना बहुत रहेगा? देखते हैं कोर्ट क्या फैसला लेती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जैसा कि सुनते हुए आ रहे हैं, हर सीन में इन्वॉल्व हो जाता है। इस सीन में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनको धमकी दी है और हरियाणा के लोगों का कहना है कि हरियाणा के कल्चर को बादशाह जैसे लोग स्पॉइल कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे ऐसी मूवी की जो इस मझधार के बीच फंसी हुई है कि इसको बैन किया जाए या देखा जाए, और अगर देखा जाए तो रेटिंग क्या दी जाए, 0 स्टार या 5 स्टार। लोग जो देखने गए हैं, कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं ऐसी असलियत कभी दिखाई नहीं गई। क्या सच्चाई है, मैं आज आपको बताता हूँ। फिल्म का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? फिल्म ओवर हाइप्ड है, ये एक वेकअप कॉल है, या फिर क्या लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, पर जहाँ होता है वो लोग कहते हैं ऐसा हमने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा क्या है इस मूवी में? केरला स्टोरी 1 के बाद केरला स्टोरी 2 आई है। 1 में जो दिखाया गया वो एक्चुअल केरला की कहानी है और 2 में जो दिखाया गया वो सारे देश की कहानी है। कहीं कहीं स्लीपर सेल्स की जगह ये लव जिहाद वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। जहाँ चल रहा है, जो भुक्तभोगी हैं वो इसे असलियत बताते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना, बड़े शहरों में रहने वाले लोग इसे सब प्रोपेगेंडा बताते हैं। हिंदू पर्सपेक्टिव से देखो तो ब्लाइंड ट्रस्ट करना और लव जिहाद से बचना बेहद जरूरी है। ये फिल्म बेसिकली बता रही है कि प्यार तो करो पर बैकग्राउंड चेक कर लो, प्यार तो करो पर धर्म चेक कर लो, प्यार तो करो पर ये देख लो क्या वो व्यक्ति किसी उद्देश्य से प्यार कर रहा है। क्रिटिक्स और ऑडियंस में फुल क्लैश है। कोई इसे आधा स्टार देने के लिए भी मजबूर है और कोई कहता है कि 5 में से 5 स्टार मिलने चाहिए। क्या है ऐसा मूवी में कि बिल्कुल जमीन आसमान के अंतर से रेटिंग हो रही है? क्रिटिक्स का मेन इशू ये है कि पर्टिकुलरली एक सोसाइटी के लोग को, एक कम्युनिटी को विलन बना दिया गया है।
जबकि ये मूवी बताती है कि वही कम्युनिटी के लोग आपको फंसाते हैं, फुसलाते हैं और लव जिहाद का शिकार करते हैं। जहां केरला स्टोरी 1 में फोर्स्ड कन्वर्जन और केरला की नर्सिंग कल्चर और केरला की उन बहन बेटियों को अगवा करके दूसरे देश ले जाके उनको बंदी बनाना और उनसे बच्चे पैदा करवाना, ऐसा मूवी में दिखाया गया था। और यहाँ केरला स्टोरी 2 में सिर्फ बात केरला तक की नहीं है, पूरे भारत की बताई गई है। केरला की एक यूपीएससी की एस्पिरेंट, राजस्थान की एक इन्फ्लुएंसर जिसको टिकटॉक की वीडियो बनाने का बहुत शौक था, और एक स्पोर्ट्स पर्सन। वही तीनों नाबालिग लड़कियां, 19-20 साल की लड़कियां, कैसे इनको फंसाया फुसलाया जाता है। बाद में पता लगता है कि ये तीनों ही बेटियां किसी उद्देश्य के कारण से फंसाई गई थी। वो उद्देश्य था लव जिहाद। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। किस सोसाइटी की, किस धर्म की, किस जात की बेटी को आपने फंसाया, उस हिसाब से रेट फिक्स है। 5 लाख ब्राह्मण की, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। मैं धर्म और जातियों के नाम नहीं लूंगा, पर यह बात तय की गई कि जितनी ऊंची जाति, सो कॉल्ड ऊंची जाति की बेटी को आप फंसाओगे, उतने ही पैसे आपको मिलेंगे। ब्राह्मण की लड़की के 12 लाख मिलता है। फिल्म के सीन्स टेंशन तो क्रिएट करते ही हैं, पर पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट भी करते हैं। इस कारण से सब लोग इस मूवी से खुश नहीं हैं। बॉक्स ऑफिस की रियलिटी ये है, मार्च तक इस मूवी ने 50 करोड़ के आसपास का काम किया है, जो कि एक मॉडरेट ठीक फिल्म को करार करता है। जबकि केरला स्टोरी 1 एक ब्लॉकबस्टर थी। अच्छे पैसे कमाए उस मूवी, लोगों को पसंद आई, सब लोगों ने देखी और उसी डिमांड पे केरला स्टोरी 2 निकल गई। तो फाइनल बात यह है कि ये मूवी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इग्नोर भी नहीं की जा सकती। प्रोपेगेंडा तो नहीं है, बट कुछ बातें सच्चाई भी हैं, क्योंकि कभी कभी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, एक नैरेटिव बैटल भी होती है, और उस बैटल में कौन जीतता है कोई नहीं जानता। तो जरूर देखिए केरला स्टोरी 2 और कमेंट में बताइए क्या आपने केरला स्टोरी 2 देखी, और देखी तो आप कितनी रेटिंग देंगे। ईरान की लड़ाई अलग ही मोड़ पे है। सारा देश क्या, पूरी दुनिया इफेक्ट हो रही है। इंडिया अपनी अलग ही स्ट्रैटेजिक मूव से चल रहा है, सबसे ही रिश्ते निभाने और अपना काम भी चलता रहे, ऐसा मूव लेना है। इस कन्फ्लिक्ट में सीधा यूएस इजराइल का सपोर्ट करना ये भी नहीं हो सकता, सीधा ईरान का सपोर्ट करना ऐसा भी नहीं संभव। तो करना क्या चाहिए और भारत चाह क्या रहा है, करेगा कैसे ये काम। इंडिया डिपेंडेंट है यूएस पर, कैसे। इंडिया डिपेंडेंट है डिफेंस और टेक्नोलॉजी के लिए यूएस पर। इंडिया डिपेंडेंट है ईरान पर एनर्जी और कनेक्टिविटी के लिए। तो इंडिया का फोकस है अब बैलेंस मेंटेन करना। सबसे बड़ा कंसर्न और जो हुआ बना हुआ है वो है ऑयल प्राइसेस का। कितने बढ़ेंगे, कब मिलेगा ये तेल, पता नहीं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं सिलेंडर की लाइन में लगे, ना तो कमर्शियल सिलेंडर बन रहे हैं ना ही प्राइवेट सिलेंडर्स। बड़ी मुश्किल में है, लोग रो रहे हैं। 10-10 हज़ार का सिलेंडर मिल रहा है और लोग बहुत परेशान हैं। नहीं पता ये स्टॉक कहाँ हो रहा है, नहीं पता ये आता कैसे है, नहीं पता किस सी रूट से आता है। लोगों को तो बस अपने घर की रोटी चलानी है। दूसरा इंपॉर्टेंट विषय है, इंडियन लोग बाहर सऊदी कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज में जो रह रहे हैं, सिर्फ हजारों में ऐसी तादाद नहीं है, लाखों करोड़ों में है। कल को अगर लड़ाई बढ़ जाती है तो ऑपरेशन राहत जैसे ऑपरेशन कैसे चलाए जाएंगे, कैसे लोगों को बुलाया जाएगा इंडिया वापस, कैसे ये गवर्नमेंट करेगी। फॉरेन मिनिस्ट्री इस चीज को लेके बहुत कंसर्न है। एक नई बात निकली है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये कौन सा सी रूट आ गया जहां हमारे लिए खोल दिया गया। ईरान खुशी खुशी चाह रहा है कि वो अपना तेल इंडिया पहुंचा दे, पर बदले में कह रहे हैं कुछ डिमांड करी है, दवाइयाँ, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ हेल्प, और इंडिया राजी भी हो गया है। और यूएस को इस बात का कोई गम भी नहीं।
ये हो क्या रहा है, ये मोदी जी करते कैसे हैं? सब लोग हैरान हैं। तो इंडिया मझधार में है कि ये कैसे संतुलन बनाया जाए। यूएस के साथ भी, इजराइल के साथ भी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज से और ईरान से ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर बहुत है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी वॉलेटाइल है, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, ट्रेड बहुत स्लो हो गया है, ग्रोथ मेंटेन करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, सारी ही बातें सरकार की दिमाग में घूम रही और सरकार को चक्कर आ रहे हैं। फिर भी चक्कर की दवाई खा के मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। इंडिया का रोल ये है कि इंडिया शांति की बात करे, जैसे वो शुरू से करता हुआ आ रहा है, सीज फायर का सपोर्ट करे और डायलॉग को एनकरेज करे। आपस में बातचीत होगी तभी तो बात बनेगी। तो इंडिया किसी की साइड नहीं ले रहा है, इंडिया अपने फायदे की बात कर रहा है और करनी भी चाहिए, हमारे फायदे में, हमारे देश के लोगों का फायदा। तो इंडिया का रोल ये है कि आपस में बातचीत बढ़े, ईरान, इजराइल, अमेरिका आपस में बातचीत करें, बातचीत करेंगे तभी तो बात बनेगी। सलीम वास्तविक एक यूट्यूबर हैं, गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, साफ स्पष्ट इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। उनका मानना है इस्लाम के सभी पढ़ने वाले आतंकवादी बनते हैं। सच्चा मुसलमान आतंकवादी होगा। टोपी जहाँ पहनना नहीं चाहिए थी वहाँ पहना ही नहीं, और जहाँ नहीं पहनना नहीं थी वहाँ पहना। उनका कहना है कि इस्लाम सिखाता ही आतंकवाद है। इन्हीं सब बातों के कारण वो कंट्रोवर्सी में आए हैं। ऐसी कई बातें वो बताते हैं जो इस्लाम कहता है और वो गलत मानते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपने YouTube चैनल्स पे, पॉडकास्ट में बताई हैं और लोग, यानी कि इस्लाम से सपोर्टर लोग, उससे असहमति रखते हैं। उनका कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होनी चाहिए, पर टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। किसी की भी भावनाएं इफेक्ट ना हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ये ध्यान में रखना चाहिए। सलीम वास्तविक, उनका कहना है कि आप खुद पढ़ो और जानो क्या इस्लाम सही कह रहा है या गलत कह रहा है। कुरान के अंदर ही है, 8वें नंबर की सूरह है, 12वें नंबर की आयत है। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनका पोर पोर काट देना। तो ये हुक्म ही आतंकवाद है। वुमेन यानी कि महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी नहीं है, ऐसा सलीम वास्तविक का मानना है। अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हुए, मज़ार पे काफ़ी साल काम करते हुए उन्होंने अनुभव किया, हलाला का अनुभव किया, महिलाओं के तुष्टिकरण का अनुभव किया। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खुल के सामने आएंगे, इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे और सबको इस्लाम की सच्चाई पेश करेंगे। मतलब इस्लाम के अंदर लिखा है औरत की तो कोई औकात ही नहीं है, औरत को तो बच्चे पैदा करने वाली खेती बनाया है। क्योंकि ये उन्हीं के धर्म की बात है, लोग इससे बिल्कुल नाखुश हैं। और नाखुश होते हुए ऐसे दो आदमी जिन्होंने पहले भी धमकी दी गला काटने की, उनका गला काट दिया गया फरवरी 2026 को। उन्हीं के ऑफिस में घुस के, जब वो एक सोफे पे आराम कर रहे थे, हेलमेट पहन के दो इस्लाम के सपोर्टर लोग यानी कि मुसलमान लोग एंटर होते हैं और कुछ बात करते हुए, जैसा कि वीडियो आपने देखा ही होगा, उनका गला काट दिया जाता है। आज वो वेंटिलेटर पे हैं, मृत्यु और जीवन के बीच लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच लोगों का कहना है कि सही हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर ये योगी सरकार है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो कुछ भी होगा कानून के अंदर ही होगा। लोग नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी घटना हो जिससे दहशत का माहौल हो और फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा भी नहीं उठाया जाए। सलीम वास्तविक, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं, क्या वाकई में उन्होंने कुरान सही ढंग से पढ़ी है या सिर्फ एक नाटक था? कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? क्यों दिल्ली के स्कूल हमेशा सफर कर रहे होते हैं? सरकार किसी की भी हो, बेचारे प्राइवेट स्कूल हमेशा कहीं ना कहीं करते रहते हैं। कभी फीस के कारण से, कभी सिक्योरिटी के कारण से, कभी लैंड के कारण से। ऐसा क्यों? जबकि प्राइवेट स्कूल्स को सरकार फंड नहीं करती, पर ऐसा बाकी स्टेट्स में नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा देती हैं।
पर दिल्ली के स्कूल्स को चोर घोषित किया गया है, डकैत घोषित किया गया है। शिक्षा आज एक प्राइवेट बिजनेस बन गई है। प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ाते हैं, फालतू फंड पेरेंट्स से वसूल करना। सरकार चाहती है कि इन स्कूल्स की बजाय गवर्नमेंट स्कूल्स आगे आएं। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की रेस लग गई है, जबकि वो ये नहीं जानते कि अधिकतम बच्चे स्कूल के प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। स्कूल के खर्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल में कंपटीशन बढ़ रहा है, बेटर फैसिलिटीज, बेटर इक्विपमेंट्स, नए सदी के AI गवर्नेंस चीजें, प्लेग्राउंड्स और ऐसी कई चीजें जो स्कूल चाहता है कि उनके बच्चों को दे। क्या अगर ये स्कूल सब कुछ कर रहे हैं, उनको फीस बढ़ाने का हक नहीं है? क्यों अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते? ऐसा क्या कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में? सब कुछ तो दे रहे हैं वो, फिर भी प्राइवेट स्कूल को ऑप्ट करना, ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से ज्यादा बेहतर होते हैं। क्यों? ऐसा नहीं कि शिक्षा बेहतर होती है, ऐसा नहीं कि टीचर बेहतर होते हैं, इसलिए क्योंकि उन पे बेहतर ध्यान दिया जाता है। हाँ, जिन प्राइवेट स्कूल्स ने फीस अनाप शनाप बढ़ा दी है, उन पे चेक होना ही चाहिए। छोटी लैंड पे चलने वाले स्कूल्स जो अपना 100% देते हैं, उनको सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुर्सी के पीछे के नए एपिसोड में आप सबके साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।